हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले हैं और 30 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एक छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर होते हैं भाई साहब, उनकी रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बहुत ज़्यादा बार कर ली जाए। तो 30 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे और जब आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद तो आप इसको 10-10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो ईजिली, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। और पूरा चैप्टर का जो अंदाजा है, पूरे चैप्टर में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, वो 30 मिनट में ही पता लग जाएगा। तो बहुत अच्छी रहेगी वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। साथ में क्लास 12 फिजिक्स के लिए चाहे कोई भी कॉन्टेंट हो, वन शॉट अपलोडेड है चैनल पे। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, डिटेल नोट्स, 1 पेजेस नोट्स, न्यूमेरिकल्स एंड एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है। मतलब सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको पढ़ना है भाई साहब, और कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपके कंटेंट से 70 में से 70 आ जाएंगे। भाई साहब, दी बेस्ट कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है बोर्ड्स के लिए। तो 70 में से 70 तो आराम से आ जाएंगे, बट उसके लिए वही बात है ना, पढ़ना पड़ता है। कोई जादू की छड़ी नहीं मिलेगी कि हाँ सर ने जादू की छड़ी दी थी, हमें एक जादू लगाया था और भाई चलो हो गए 70 में 70, ऐसे नहीं, बस पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक मतलब तुम थोड़ा ढीले चल रहे हो कि नहीं यार आज नहीं मैं कल पढ़ूंगा, तो पढ़ लो यार। अभी मार्च में ही तो एग्ज़ाम है आप लोगों का फिजिक्स का, टाइम ही कितना बचा है। साथ में टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये एक मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है। टाइम टू टाइम आप लोगों को यहाँ पे वीडियोस मिल जाती हैं। कोई भी जो चैप्टर होता है उसका वन शॉट वीडियो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके एमसीक्यू सब पोस्ट कर दिए जाते हैं। साथ में उसके नोट्स पोस्ट कर दिए जाते हैं, साथ में उसके 1 पेजेस नोट्स पोस्ट कर दिए जाते हैं, साथ में फॉर्मूला शीट पोस्ट कर दी जाती है। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है, तो फटाफट से इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब जो चैप्टर है उसकी रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यार मैग्नेटिज्म क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाई विर्च्यू ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन। भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करता है, अट्रैक्ट करे पीसीस को, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो वो मैग्नेटिज्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म कहलाता है। नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं भैया? मतलब मैग्नेट ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेट क्या करते हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरीके की और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको अट्रैक्ट किया जा सकता है ना। तो अब मैग्नेट के दो पार्ट हम पढ़ेंगे, एक होगा नेचुरल मैग्नेट, होगा आर्टिफिशियल। नाम से पता लग रहा है, नेचुरल मतलब जो नेचर हमें देता है, आर्टिफिशियल जो मैन के द्वारा बनाया गया भैया, हम बना देते हैं खुद, है ना। तो भैया नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं? नेचुरल मैग्नेट इज एन ओर ऑफ आयरन। ये क्या होता है भैया? एन ओर ऑफ आयरन होता है, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल टूवर्ड इट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब जो नेचुरल मैग्नेट होता है, या मैग्नेट की अगर मैं बात करूँ, उसको जब आप क्या करते हो, सस्पेंडेड फ्रीली करते हो, बीच में से बांध के ऐसे लटका देते हो, तो ये क्या करता है, रेस्ट पे आता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कहाँ पे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसकी साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यार? अर्थ की नॉर्थ साउथ। मतलब कोई भी एक मैग्नेट है, उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, लटका देते हो, ठीक है। तो जैसे आप उसको लटकाओगे तो वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ में ही आके रुकेगा, और कोई पोजीशन उसकी नहीं होने वाली। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं यार? जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं आर्टिफिशियली, उन्हें बोला जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे कि हॉर्स शू हो गया, मैग्नेट हो गया, मतलब बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के। अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूँ तो बार मैग्नेट क्या होता है भैया? नेचुरल डाइपोल होता है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर। मतलब देखो, ये होता है एक बार मैग्नेट, यहाँ पे एक पोल स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे एक पोल स्ट्रेंथ होती है। ये यहाँ पे जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था जिसमें एक पॉजिटिव होता था एक नेगेटिव होता था, वैसे ही कुछ सीन है कि एक हम बोलेंगे नेगेटिव के लिए, एक हम बोलेंगे पॉजिटिव के लिए, मतलब एक साउथ के लिए और एक नेगेटिव के लिए। तो इसको यहाँ पे इसलिए ये डाइपोल बोला है, ठीक है। ये क्या है, एक नेचुरल डाइपोल है, ठीक है, विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने चारों ओर फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में और ऑलरेडी चैप्टर नंबर फोर्थ में पढ़ चुके हो। मतलब फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें। जैसे कि जो मैग्नेट है वो क्या करते हैं भाई, वो अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को। अब जो मैग्नेट है और क्या चीज़ें करता है, जैसे कि आपने ये तो समझ लिया कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर, तो भैया जो इसकी अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है ना, वो पोल्स पे ज़्यादा होती है। द प्लेसेस इन ए मैग्नेट वेयर इट अट्रैक्टिंग पावर इज मैक्सिमम आर नोन एज पोल्स। पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगी, और पोल पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उन पॉइंट्स को बोला जाता है पोल्स, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पे होगी भैया?
मिनिमम कहाँ पे होगी, उसके बीच वाले रीजन, न्यूट्रल रीजन पे। कॉमन सी बात है, जैसे कि एक बार मैग्नेट है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा होती है, पास पास होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है, पास पास होती है, तो यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बाकी जगह कम होने वाली है। जब इसको सस्पेंड किया जाता है फ्रीली, बीच में से लटकाया जाता है फ्री, तो ये क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ में आके अटकता है, नॉर्थ नॉर्थ में आके अटकता है और साउथ साउथ में आके अटकता है। ओके, लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, बट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वही सीन है कि नॉर्थ नॉर्थ अगर आएगा तो वो रिपेल करेंगे, और साउथ साउथ आएगा तो वो रिपेल करेंगे, बट साउथ नॉर्थ आएगा तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो पोल्स हैं, जैसे कि ये बार मैग्नेट है, ये एक पोल होगा, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी एक स्ट्रेंथ है एम, इसकी एक स्ट्रेंथ है एम, तो ये हमेशा क्या है भैया, पेयर में होंगे। ये नहीं है कि आप सिंगल पोल बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब आप बोल सकते हो कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड वो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा ही क्या होता है कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एक बार मैग्नेट है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे कि ये रहा, ये फील्ड लाइन्स है। अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है कि नॉर्थ से फील्ड लाइन्स निकलती हैं, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इन यहाँ पे क्या होती हैं, एंटर करती हैं। बट अंदर अगर हम देखें, मैग्नेट के अगर अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ चलती है। कहाँ चलती हैं, साउथ से नॉर्थ। तो ये कॉन्टिन्यूस लूप बनाती है। क्या बनाती है, कॉन्टिन्यूस लूप बनाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है यहाँ पे, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होगा। देखो ये एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये हॉर्स शू है, तो इसमें क्या होगा, ये एक साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, अरे इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होने वाली जिसको हमने एम नाम दिया, इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होने वाली जिसको हमने एक नाम दिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट रहते थे, वैसा ही यहाँ पे है। मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल, अनलाइक पोल जैसे वहाँ पे था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पे अनलाइक पोल है और इक्वल स्ट्रेंथ के, और वो सेपरेट होते थे किसी एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी है, एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो वही है भैया। देखो अब यहाँ पे देखो, ये पोल स्ट्रेंथ थोड़ी अंदर जाके है, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। एक्चुअल जो बार मैग्नेट की लेंथ है उसको बोला जाता है जियोग्राफिक लेंथ। क्या बोला जाता है, जियोग्राफिक लेंथ। ऐसा ही होता है किसमें, हॉर्सशू मैग्नेट्स के अंदर। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे चलती है भैया, वही जैसे कि हमने पहले पढ़ा मैग्नेटिक डाइपोल को, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, Q/2A होता है, मतलब कोई भी प्लस हो या माइनस हो उसको लेना है और उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी वैसे ही है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, कैपिटल M से इसको शो करेंगे, कोई भी पोल स्ट्रेंथ ली और उनके बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही है हमारे पास क्या भैया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, कहाँ से कहाँ, जैसे वो इलेक्ट्रिक में नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे साउथ टू कहाँ पे होती है भैया, साउथ से कहाँ होती है, नॉर्थ पोल की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है, समझ में आई चीज़ें? नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, इफ़ ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M एंड पोल स्ट्रेंथ M इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स along its length, then pole strength of each part is m/2, then magnetic moment of each part is m/2। मतलब जब उसको along the length कट किया जाता है तो जो हर एक पोल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो m/2 होगी, और मैग्नेटिक मोमेंट भी कैपिटल M/2 हो जाएगी। अगर मैग्नेट को अगर हम क्या करें, कैसे कट करें, कट इनटू टू इक्वल हाफ्स along perpendicular to its length, the pole strength of the each part is m। मतलब जब इसको आप ऐसे कट कर दोगे, परपेंडिकुलर कट कर दो, पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट मैग्नेटिक मूवमेंट वही की वही है, m/2 है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? नेक्स्ट देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें किसकी वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम पढ़ रहे थे एक्सिस पे, साथ में उसके इक्वेटोरियल पे, एट एनी पॉइंट पे। अब यहाँ पे कौन है डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल कौन है, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के एक्सियल पे देखने वाले, तो अभी निकालने वाले एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो ये है एक बार मैग्नेट जिसमें ये साउथ है भैया, ये नॉर्थ है, तो ये एक्सियल लाइन ये होगी। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि हमेशा डाइपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस को देखते हैं, तो एक्सियल पे चाहिए तो इसके डाइपोल के सेंटर से एक डिस्टेंस हमने लिया जो कि r है। ये टोटल लेंथ है 2l, तो यहाँ की लेंथ हुई l। क्लियर है? एक्सियल पे निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा एक्सियल पे BA, मतलब एक्सियल में लिख रहा हूँ, और ये होगा μ0/में 4π2m r अपॉन में r² माइनस l², उसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ये जस्ट लाइक जैसे हमने एक्सियल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस में, वैसा ही है। अगर मैं इसको शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालना चाहता हूँ,
मतलब आर बहुत बड़ा हो जाएगा और लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। तो आर बहुत बड़ा हो रहा है तो लेंथ एल को नेग्लेक्ट कर देंगे भैया, एल को क्या कर देंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से एल उड़ जाएगा, तो आर का नीचे जो है स्क्वायर उसके ऊपर 2 है तो नीचे 4 बनेगा, ऊपर एक आर है तो नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा, क्यूब रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा, क्यूब रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो डाइपोल मूवमेंट होती है भैया इस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ। अब हम मान लो इस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, हम मान लो इस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कि हम मान लो इस पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, फील्ड निकाल रहे हैं। तो अभी देखो कौन सी फील्ड स्ट्रेंथ मतलब कौन सी जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो यहाँ पे होगी। देखो ये वाला जो है पोल इसके बिल्कुल पास है तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है और नॉर्थ से हमेशा बाहर की तरफ होता है। और उसी साइड हमारा क्या जा रहा है, डाइपोल मूवमेंट जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। इक्वेटोरियल में क्या होता है, इक्वेटोरियल में वही 12 मैग्नेट लिया। अब डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए भैया, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि उसके सेंटर से उसको इक्वेट कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे ऐसे, ये है साउथ ये है नॉर्थ, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी, इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। ठीक है, अब जो नॉर्थ होता है उससे फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, साउथ में फील्ड अंदर की तरफ होगा क्योंकि साउथ में फील्ड अंदर आता है उस पोल की तरफ। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड होगा। बट ध्यान से देखना साउथ से नॉर्थ अगर देखें तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो इस डायरेक्शन में है, नेट फील्ड इस साइड है। मतलब यहाँ पे ये जो टोटल फील्ड है, नेट फील्ड जो है और साथ में जो एम है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल आप लोग बोल सकते हैं। बट सर आपने लिखा है बी इक्वेटोरियल इज पैरेलल टू एन एस, अरे भाई एन एस ऐसे पैरेलल लिखा मैंने, बी इक्वेटोरियल इज पैरेलल टू एन एस मैंने लिखा है, एन एस ऐसे लिखा मैंने, एम तो मेरा ऐसे ही जा रहा है ना, समझ में आई चीज़ें। तो बी इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कैपिटल एम, नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसके ऊपर 3/2। अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालना चाहता हूँ तो आर बड़ा हो जाएगा और लेंथ जो होगी वो छोटी हो जाएगी। वही बात बार बार बोल रहा हूँ कि भैया शॉर्ट डाइपोल अगर हम ले रहे हैं या जब भी कोई भी केस कर रहे हैं, एक्सियल कर रहे हैं, इक्वेटोरियल कर रहे हैं, हमेशा जो भी जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से जाएगा। अगर एक्सियल बोलता तो यहाँ पे चेक करते हैं, इक्वेटोरियल बोल रहा है तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बताता है, जैसे कि हमने क्या किया कि ये एक मैग्नेट लिया 12 मैग्नेट जिसमें साउथ में फील्ड लाइन सेंटर कर रही है और नॉर्थ से बाहर निकल रही है, हमने एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे बना लिया ऐसे, इसको मतलब एनक्लोज कर लिया। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो अगर मैं इसमें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लगाऊं तो फाई क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो होगा बी डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एम नेट होने वाला है। अब एम नेट कितना भी है यहाँ पे, मतलब टोटल पोल स्ट्रेंथ या नेट पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी भाई, एक एन है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है एम, दूसरा एस है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है एम, बट ये इक्वल एंड अपोजिट होती है। आप मान के चलो ये जस्ट लाइक चार्ज की तरह कि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है, दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे एम नेट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इससे वैसे भी यही पता लग रहा है कि फ्लक्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो भैया जितनी फील्ड लाइन सेंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर आ रही है। क्लियर है, तो इससे दो बातें सिद्ध हो रही हैं, एक तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, एक तो ये बात सिद्ध हुई क्योंकि नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर कर रही हैं तो फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, क्या कर रही है भैया, लूप बना रही है। दूसरा मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिर्फ एक पोल सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं हो सकता कि सिर्फ तुम बोल दो कि नॉर्थ है या सिर्फ तुम बोल दो कि साउथ है, ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर हुआ, चलो तो ये याद रख लेना कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है कि बी डॉट डी एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। ये कैसे हो रहा है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना होगा, चैप्टर नंबर 4 में एक फॉर्मूला हमने किया था, मतलब उसमें हमने किया था कि एक रिंग आप लोगों के पास है, उस रिंग में करंट है और उस रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हमें सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड शो करना है। क्लियर है, अब ध्यान से देखना सोलेनोइड में क्या होता है भैया, बहुत सारी क्या होती हैं ऐसे टर्न्स होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं टर्न्स होती है। अगर मैं लार्ज डिस्टेंस सोलेनोइड की बात करूं, अगर लार्ज डिस्टेंस सोलेनोइड की मैं अगर बात करूं, मतलब जैसे कि अब सोलेनोइड है, सोलेनोइड से अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर किसी, मतलब एक कॉमन सी बात है कि ये अगर एक रिंग है, इसके एक्सिस पे मैंने फील्ड निकाली है जो कि ये है, अब सोलेनोइड ऐसे ही है, अब सोलेनोइड भी तो रिंग की तरह ही है भाई, और उसके एक्सिस पे बहुत दूर अगर मैं चेक करूँ तो जो डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ, जो ये डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ जिसको मैंने एक्स नाम दिया है, तो वो उसके रेडियस से तो बहुत बड़ा होगा ना। तो भैया लार्ज डिस्टेंस सोलेनोइड जो है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, एक सिंगल कोयल की तरह। ठीक है, तो एक्स उस टाइम पे क्या होगा, बहुत बड़ा होगा आर की तरफ, क्योंकि यार सोलेनोइड बहुत दूर रखा मैं देख रहा हूँ, मुझे एक कोयल की तरह दिख रहा है, एक सिंगल कोयल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो एक्स हो गया बहुत बड़ा किससे, आर से, तो यहाँ से एक्स को उड़ा देंगे और नीचे जो भी इक्वेशन बनेगी हम यहाँ पे लिख देंगे, इस फॉर्मूले को
यहाँ पे सॉल्व करके हमने लिख दिया म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर और नीचे हो गया 2। एक्स की जो वैल्यू है वो तो बहुत बड़ी होगी ना, आर उस टाइम पे ख़त्म हो गया है, तो एक्स को उड़ा देंगे, मतलब सॉरी अगर मैंने एक्स को बोला हो उड़ाने को तो वो गलती हो गई है, लेकिन हम यहाँ पे किसको उड़ा रहे होंगे, आर को उड़ा रहे होंगे, तो आर को उड़ा देंगे, बचेगा क्या, सिर्फ एक्स क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पाई भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर कौन होगा भाई, पाई आर स्क्वायर कौन होगा, वो तो एरिया होगा किसका, इस कॉइल का, यस और नो, या जो भी कॉइल हम ले रहे हैं, टर्न्स जो हम ले रहे हैं उसका एरिया होगा, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे क्या बना आप लोगों के पास, ध्यान से देखना। अब मैंने लिखा है कि म्यू नॉट एम लिखा है मैंने, अब ये ऐसे कैसे लिख दिया सर आपने एम, देखो यार ये है एरिया, देखो पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया है, साथ में कौन है, करंट है आई, साथ में कौन है एन, तो इनको एम ही तो बोला जाता है, इसको एम ही तो बोला जाता, तो ये बन गया म्यू नॉट एम अपॉन में 2 पाई एक्स क्यूब। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है भैया ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, या इसको थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल रहा है। और ये फॉर्मूला मेरा किसका है, जब भी मैं डाइपोल लेता हूँ, बार मैग्नेट लेता हूँ और उसके एक्सिस पे अगर मैं निकालता हूँ फील्ड, तो ये सेम फॉर्मूला आता है भैया जो यहाँ पे हो रहा है, 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, तो यही तो है यहाँ पे भी, ये देखो 2 म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, तो यही शो कर रहा है कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड होता है। क्लियर है, समझ आई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम देख रहे होंगे, देखो जो मैटर होते हैं उनमें क्या होता है भैया, किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, मतलब ऑर्बिटल मोशन में वो होते हैं, ठीक है। अब अगर वो ऑर्बिटल मोशन में है तो उनके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होगी, उनके पास क्या होगी, एक मैग्नेटिक मोमेंट। सर ऐसे कैसे होगा, अरे भाई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो करंट बना रहा है ना, करंट लूप बना रहा है, और करंट लूप के पास मैग्नेटिक मोमेंट होती है, करंट लूप के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो अपने स्थान पे भी घूमता भैया, तो उसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगी, मतलब आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से भी उस पर क्या होने वाली है, एक मैग्नेटिक मोमेंट होने वाली। और न्यूक्लियस के पास भी होती है, लेकिन भाई साहब ये वाली और ये वाली हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट किसी काम की नहीं होती, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमेशा सिर्फ इसी मैग्नेटिक मोमेंट को हम देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैव ए टेंडेंसी टू कैंसिल इन पेयर। देखो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास एक टेंडेंसी होती है मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैंसिल करने का। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ किसका, हीलियम का, तो हीलियम में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन की मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक की एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करे। क्योंकि देखो यार इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट नीचे क्या हुआ, सीधा क्या हुआ, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट बनी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनी। अगर करंट दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो उसके अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो एक ऊपर बन रही है एक नीचे बन रही है, तो इसका मतलब एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैंसिल करने की, ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसे केसेस क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पेयर्ड होते हैं, मतलब बराबर संख्या में होते हैं, जैसे कि चार 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, तो एक दूसरे को कैंसिल करने का मादा रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो जीरो होती है। लेकिन कुछ में क्या होता है भैया, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो जीरो नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूँ, एक फाइनाइट साइज का है और जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसमें मैंने क्या किया कि देखा कि इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो वो जीरो नहीं है, मतलब इसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ये कह के चल सकते हो, मतलब इनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट थी, हर एक एटम के पास अपनी एक मैग्नेटिक मूवमेंट थी। तो ये क्या रैंडम मोशन में है, तो मैं कोई भी अगर एक वॉल्यूम लेता हूँ ना, कोई भी अगर एक वॉल्यूम लेता हूँ, तो उस वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होने वाली है वो जीरो होने वाली है। मतलब एटम्स के पास अपनी एक मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, लेकिन किसी वॉल्यूम में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो भी फिर वो क्या आ रही है, नेट जीरो आ रही है। क्योंकि यार ये एक दूसरे के रैंडम मोशन में, ये इसको कट कर रहा है, ये इसको कट कर रहा है, ऐसे, तो इनको एक साथ अलाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। व्हेन द मटेरियल इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, इन डाइपोल्स के होता है, ये क्या है भैया, एक मैग्नेटिक डाइपोल्स ही तो है, और मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर क्या होता है, फील्ड क्या लगाता है, हमेशा टॉर्क लगाता है। तो टॉर्क एक्ट करेगी एटॉमिक डाइपोल पे, तो टॉर्क क्या करती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उनको अलाइन करने की कोशिश करती है, मतलब ये मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये अगर ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर आप फील्ड लगा रहे हो तभी तो ऐसा कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगी, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगी। बट अलाइनमेंट जरूरी नहीं है कि एकदम से बहुत बढ़िया होगा, अलाइनमेंट जो है भैया वो पार्शियली होगा।
क्योंकि थर्मल मोशन का भी तो ध्यान रखना होगा, टेम्परेचर का भी तो ध्यान रखना होगा। अगर आप बिल्कुल टेम्परेचर कम कर देते हो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कर देते हो, तो जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, परफेक्टली अलाइंड बोल सकते हो। समझ में आया? अब जो डिग्री ऑफ अलाइनमेंट है वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है भैया? मैंने वही बात बोली कि बी को इंक्रीज़ करो, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करो, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करो। ठीक है, समझ में आया? अब होगा क्या कि जब सारे के सारे एक साइड अलाइन हो जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अलाइनमेंट इज परफेक्ट, मैग्नेटिकली सैचुरेटेड उसको बोला जाता है। अब कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बनना वो कहलाता है भैया मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसको आई से हम शो करते हैं। फॉर्मूला होगा m अपॉन में v, m इज व्हाट, मैग्नेटिक मूवमेंट, नीचे v इज वॉल्यूम। तो आप इसकी जो ऐसा यूनिट है वो लिख सकते हो एम्पियर अपॉन मीटर, मतलब एम्पियर मीटर इनवर्स आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि भैया हमने देखा कि जब हमने किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो डाइपोल मूवमेंट अलाइन हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर जो फील्ड बना ना, अंदर मटेरियल के अंदर जो फील्ड बना है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो गया। द टेंडेंसी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। तो जिन मटेरियल में अंदर का फील्ड, देखो, द टेंडेंसी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। उन मटेरियल्स को बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म, या उस प्रोसेस को बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म, एंड मटेरियल्स को बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम पे कम रहता है और जो टोटल फील्ड बन जाता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, वो ज़्यादा होता है। और ये क्यों होता है? जो मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बन गई है उनकी वजह से होता है। ठीक है, समझ में आया? इन some material the permanent atomic magnetic moment have strong tendency to align themselves even without any external field। अब यहाँ तो ये था कि जब पैरा में तो हम फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा है, अंदर का फील्ड ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिनमें भाई साहब आपको फील्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो बिना फील्ड लगाए क्या होंगे, अलाइन रहेंगे अपनी एक डायरेक्शन में, अपनी एक डायरेक्शन में। ठीक है, अपनी एक डायरेक्शन में। ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाना है लगा सकते हो, बट थोड़ा सा एक्सटर्नल फील्ड ही सफिशिएंट है, थोड़ा सा एक्सटर्नल फील्ड ही सफिशिएंट है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनसे ही पैरामैग्नेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैंने गलत बोला कि परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं भैया? फेरोमैग्नेट से बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं। कौन? परमानेंट मैग्नेट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये क्या है सर? देखो ये क्या है, ये वो मटेरियल है जिनको हमने फील्ड में नहीं रखा, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी एक बाउंड्री बना ली। ये जो है ना, ये बाउंड्रीज होती हैं जिनको डोमेन्स बोला जाता है। सर आपने तो बोला ये अलाइन कर जाते हैं, हाँ बेटा, ये जो बाउंड्री बनी हुई है ना, ये बाउंड्री बनी हुई है, इसमें अलाइनमेंट है, इनकी अलाइनमेंट इधर है, इनकी इधर है, बहुत सारे हैं, ये एक एक नहीं है, बहुत सारे। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, मतलब अलाइनमेंट हुई, अपने अपने ग्रुप बना लिए इन्होंने, अपने अपने क्या बना लिए? ग्रुप बना लिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ बाहर से, ठीक है, तो जो इन द डायरेक्शन ऑफ डोमेन्स होंगे वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। जो दूसरे हैं, जो अपोजिट में होंगे या अलग डायरेक्शन में होंगे, वो भाई थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? ये देखो डोमेन क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रो हो रही है, और ये फिर ऐसे अलाइनमेंट हो जाएगी। जैसे कि ये हो गया बी की साइड, ये भी इसी की साइड होना शुरू हो गया, ये थोड़ा सा और उधर की तरफ होगा, तो ऐसे। तो जो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो ज़्यादा ग्रो होंगे डोमेन से। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कंप्लीट, मतलब सफिशिएंट है टू गिव्स राइज टू लार्ज मैग्नेटाइजेशन। मतलब थोड़े से फील्ड से लार्ज मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। और मैग्नेटाइजेशन क्या है? अलाइनमेंट। मैग्नेटाइजेशन क्या है भैया? अलाइनमेंट होना, वो मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? द रिजल्टेंट फील्ड इज मच लार्जर देन द अप्लाइड। मतलब यहाँ पे जो अंदर का फील्ड है ना, या रिजल्टेंट फील्ड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है अप्लाइड फील्ड से। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा जी? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है। इसमें फील्ड होगा, अंदर ज़्यादा होगा, मतलब रिजल्टेंट फील्ड ज़्यादा होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा। बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है, इन बोलो ना मच लार्जर, मच लार्जर होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है कि अप्लाइड फील्ड आपने इधर किया है, एक सब्सटेंस आपने रखा, कौन सा? डायमैग्नेटिक वाला। इसमें क्या होगा कि अंदर की तरफ जो डाइपोल मूवमेंट्स बनेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, साउथ से नॉर्थ, ऐसे ऐसे बनेंगे। ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हो कि इन सब्सटेंस के केस में जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कम होना शुरू होगा। द रिजल्टेंट फील्ड इज इन सच मटेरियल इज देयर फॉर स्मॉलर देन द अप्लाइड फील्ड। ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स।
या ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है डायामैग्नेटिज्म। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें। चलो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भैया, जिसको एच से हम शो कर देते हैं, और ये होता है द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर रहा है, किस डिग्री तक उसको मैग्नेटाइज कर रहा है, वो कहलाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको एच से हम शो कर देते हैं। क्लियर है। एक रिलेशन होता है मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी एंड किसके बीच में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, जो कि होगा बी इज इक्वल टू म्यू एच। एक वर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी का, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यार? इट इज़ अ मेजर ऑफ, या मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इजिली ये सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखा जाता है तो उसको कितना जल्दी मैग्नेटाइज किया जा सकता है, मतलब उसके डाइपोल मूवमेंट्स को कितना जल्दी अलाइन किया जा सकता है, कितना ईजिली उसको अलाइन किया जा सकता है, उसको बोला जाता है क्या, उसको क्या बोला जाता है भैया, उसको बोला जाता है जाइम, मतलब ससेप्टेबिलिटी। अब ऊपर भी आई जो, वो क्या है भैया, वो क्या है, वो भी तो फील्ड ही है। ये देखो, ये भी तो फील्ड ही है, ये देखो ये भी तो फील्ड ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो एच है वो भी तो फील्ड है, तो इसके पास कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है भैया? परमिएबिलिटी, नाम से पता लग रहा है कि परमिट करना, अपने में से परमिट करना, मतलब इट इज़ द एज विद विच द मटेरियल अलाउ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। भाई कितना ईजिली जो मटेरियल अपने में से फील्ड लाइंस को पास होने देता है, और या फिर बोल सकते हो द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ए गिवन मीडियम, तो उसे बोला जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये होता है म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। बी इज क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन, और एच आप लोगों को अभी मैंने बताया था क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है। क्लियर है। तो आप इसको बोल लोगे कि म्यू क्या होता है, बी बाई में एच होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी? रिलेटिव परमेबिलिटी होती है भैया म्यू अपॉन में म्यू नोट का रेशो। अब ये म्यू क्या है, म्यू जो है परमेबिलिटी ऑफ किसी भी मीडियम की, और म्यू नोट जो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी या फिर वैक्यूम आप लोग बोल सकते हो। क्लियर है, किसके लिए बोल सकते हो बेटा, वैक्यूम के लिए आप लोग बोल सकते हो। एक रिलेशन है रिलेटिव परमेबिलिटी का और ससेप्टेबिलिटी का, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। इसको एक बार से देख लेना, नोट कर लेना, रिवीजन कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग ढंग से पढ़ लेते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि जो अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं अप्लाइड फील्ड के, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि फील्ड को घटाया जाता है उसमें, उसके केस में होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है कि आप बोलोगे कि रिपेल करता है। ये जो सब्सटेंस होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं भैया वो फीबली अट्रैक्टेड होते हैं, फीबली अट्रैक्टेड। और ये जो फेरो है, पैरा में क्या होता है, फीबली अट्रैक्टेड होता है, फेरो में क्या होता है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं बाय द मैग्नेट्स। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये बीच में जो डब्बा बना हुआ है ये सब्सटेंस रखे हुए हैं। डाया में डाया सब्सटेंस है, पैरा में पैरा सब्सटेंस है, फेरो में फेरा सब्सटेंस है। तो फील्ड लाइंस यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ अट्रैक्ट हुई है ना। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी हमने क्या पढ़ा था, देखो ससेप्टेबिलिटी हमने पढ़ा था कि हाउ इजीली सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इजीली कौन मैग्नेटाइज हो रहा था, फेरो। तो फेरो के लिए जो ससेप्टेबिलिटी होती है बहुत लार्ज और पॉजिटिव वैल्यू होती है। और पैरा में भी उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सॉरी एक बढ़िया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ससेप्टेबिलिटी स्मॉल तो होगी बट पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे डाया में कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब स्मॉल होगी और नेगेटिव होगी। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि ससेप्टेबिलिटी क्या है, स्मॉल है, नेगेटिव है, किस केस में, डायामैग्नेटिक के सब्सटेंस में। क्योंकि यहाँ पे उसको मैग्नेटाइज क्या होता है, मतलब फील्ड जो होता है वो कि जो डाइपोल मूवमेंट यार बन रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। क्लियर है। अब ये जो होती है डायामैग्नेटिक टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती हैं। पैरा जो होती हैं भैया सॉरी पैरा जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, टेम्परेचर पे, इन्वर्सली। टेम्परेचर बढ़ने से तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर घटने से क्या होगा, ससेप्टेबिलिटी भाई बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि ये डिपेंड करेगा, कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। यहाँ पे टेम्परेचर का और जो ससेप्टेबिलिटी का रिलेशन होता है वो 1/T माइनस TC होता है। ये TC क्या है, TC इज़ द क्यूरिलो बोल सकते हो, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद क्या होता है, फेरो पैरा बनना शुरू हो जाता है, फेरो पैरा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें म्यू आर की वैल्यू स्लाइटली लेसर होती है, किससे, यूनिटी से। और इसमें स्लाइटली ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन द यूनिटी। और इसमें क्या होती है, मच ग्रेटर देन द यूनिटी होती है। अब म्यू तुमने पढ़ा था कि म्यू अपॉन में म्यू नोट होता है, ठीक है। म्यू नोट अपॉन में म्यू अपॉन में म्यू नोट होता है। अगर म्यू आर की वैल्यू
स्लाइटली लेस देन है किससे, 1 से, तो आप फिर क्या बोलोगे, म्यू लेस देन म्यू नॉट, यही तो रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे ये लिखा, तो इस रिलेशन से ये सबके पार्ट्स हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में और पैरा में और फेरो में क्या होता है कि जो, देखो ध्यान से देखना कि ये वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट्स नहीं होती हैं, इंड्यूस होती हैं बाद में, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है, परमानेंट होती हैं और वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है। इसमें क्या होता है, परमानेंट होती हैं और वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती हैं डोमेन्स में, मतलब एक 4 दीवारी होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डाया, पैरा एंड फेरो के, आप लोग देख लेना। जो डाया होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं। सिमिलरली पैरा भी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। फेरो जो हैं वो सिर्फ सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है भैया, ये थोड़ा सा मतलब एक बार देख लेना, एग्जाम में आ जाता है। देखो होगा क्या कि जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जब हम क्या कर देते हैं, बाय रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम डोमेन्स रिमेन अलाइंड इन द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब आपने फील्ड हटा दिया, मतलब आपने फील्ड लगाया, मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन हो गई, उसके बाद आपने फील्ड हटा दिया, फिर भी मैग्नेटिक मूवमेंट उसी डायरेक्शन में अलाइंड है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि कुछ मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, कुछ मैग्नेटिज्म क्या है, बचा हुआ है, विच रिजल्ट इन टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। द लैक ऑफ रिट्रैक्टिबिलिटी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। इसी को ही बोला जाता है, मतलब ये जो मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगी, ये प्रोसेस चलता है, तो ये हिस्टेरेसिस कहलाता है, ठीक है। और इस कर्व को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप। 2 चीज़ें और पढ़नी है। रिटेंटिविटी क्या होता है भैया, रिटेंटिविटी इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग इन द फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। मतलब कितना फील्ड वहाँ पे रिमेन करा है, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। कोएर्सिविटी क्या होता है, कोएर्सिविटी इज एन मेजर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है ना, उसको ख़त्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड हो रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसे बोला जाता है क्या, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी इज ए मेजर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्लियर है। तो भैया ये था ये चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करा। पूरा जो चैप्टर है ऑलरेडी 1 शॉट में करवा रखा, प्रीवियस ईयर करवा रखे, इसके नोट्स दे रखे हैं, तो वो एक बार आप लोग देख लेना। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।